उपस्थित स्वामी अंतरानंद जी, जिसको हम लोग सभी लोग सजल्ला कहते हैं, स्वामी जी के निवास पे रहते हैं और इन संस्था के साथ भी उनका काफ़ी अच्छा संबंध है। मंच पे उपस्थित डॉक्टर के.पी. सुनील, मनोज मिश्रा जी, अतुल सिंह जी, कौशिक सेन जी, भाई उमेश राय, जगदीश मिश्रा जी, छोटे भाई मनोज सिंह जी और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सामने हैं जिनको मैं निजी तौर पे जानता हूँ। हो सकता है कि आज इस व्यवस्था के तहत वो इधर नहीं है, लेकिन चाहे उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के पिछले टर्म के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट अजय चौबे हो, एडवोकेट झा जी हो, मेरे छोटे भाई चंद्रशेखर बसोदिया हो, सामाजिक कार्यकर्ता श्री दीपक मेघवानी जी हो, या और भी कुछ नाम है जो छूट रहे हैं। सामने परमिता जी दिख रही है, सुतपा है, लक्ष्मी जी है, इसके अलावा भी कुछ नाम छूट रहा हो, तो जो छूट गए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, हम सभी लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम सामाजिक कार्यकर्ता किसी न किसी विचारधारा से कहीं न किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में आके ऐसा लगता है कि हम लोग जब इस धरती पे आए तो कुछ न कुछ जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसका पालन करें। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं होती है, नहीं कर पाते हैं, लेकिन इच्छा होती है। तो जो कर पाए उनको भी धन्यवाद, जो नहीं कर पाए अगर इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आज न कर पाए, खुद न कर पाए तो उनकी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करने में सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जीरो नॉलेज है मेरा और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भारत सरकार ने मुझे इस पद पे पिछले साल नॉमिनेट किया। इसके पहले कॉर्पोरेट का जो शब्द था वो हिंदी फिल्म के मशहूर फिल्म है कॉर्पोरेट, उसके अलावा कुछ भी जानकारी नहीं था। वहाँ जाने के बाद पता चला उसमें अलग अलग 3 कमेटियाँ हैं, ऑडिट कमेटी है, CSR है, NRC है। धीरे धीरे समझने का प्रयास किया, बाद में समझ में आने लगा यार इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर थोड़ा पढ़ने की रुचि जगी, तो फिर मैंने बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट है, रिलायंस, अडानी, मैं इन दोनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों की व्याप्ति बहुत बड़ी है और इन सभी ने, चूंकि भारत सरकार का जो 2013 का कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सुधार आया, उसके बाद आपको अपने प्रॉफिट रेशियो का 2% CSR पे देना कंपलसरी है, आपको करना है। इन बड़ी कंपनियों की प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थी, तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी ही कंपनी में एक NGO खोल दिया और उसका एक ट्रस्ट बना दिया। और आप देखें तो अडानी के यहाँ गौतम अडानी की वाइफ उसका हेड करती है, अंबानी के यहाँ जाइए तो उसको नीता अंबानी हेड करती है। मैं 2 नाम इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों नाम को पूरा देश जानता है। तो ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई। अब चूंकि यहाँ इमामी को देखते हैं अतुल जी, तो मैं नहीं जानता कि अग्रवाल जी और हम लोग किसको किसको उसमें रखे हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि परिवार के लोग ही उसका संचालन करते हैं और स्वाभाविक है भाई, उनका अर्थ है तो वो चाहेंगे उनके हिसाब से कर चुके, लेकिन इसमें कुछ चीज़ सीखने की है। अब हम जैसे लोग जो जीवन भर बचपन से एक आदर्श को ध्यान में रख के हम लोग एक संस्था के साथ जुड़े, जो समझ में आया किए, जो नहीं समझ में आया उसको भी किए, कुछ अच्छा रहा कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज देखते देखते उम्र के 52वें साल को पार कर चुका हूँ। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जैसे लगता है कि बहुत सारी अच्छाइयाँ थी तो कुछ गलतियाँ भी थी, लेकिन अब ऐसा है कि जो आने वाला समय है इसको समाज के हित में अच्छी तरीके से अगर हम काम में लगाएं तो जो बीता हुआ समय है उससे आदमी शिक्षा लेता है। जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन टुवर्ड्स सोसाइटी उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई सोच नहीं था, इसलिए हमारे इस पूरे विचारधारा के पास एक भी हर्षमैन नहीं था। हमने सब लोग बार बार आपस में बातचीत करते थे कि कभी मौका मिलेगा तो कुछ करेंगे। ईश्वर ने मुझे वो मौका दिया और हमने प्रयास किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी कंपनी के सभी जो हमारे साथ को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, साथ में जो हमारे उस समय के चेयरमैन थे, अब वो रिटायर कर गए। मैंने हमारा जो प्रपोजल था, ये प्रपोजल समय के बाद गया क्योंकि हमारा लेट गए थे, हमको आइडिया भी नहीं था और फाइनेंशियल एकदम आखिर में था और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने का डेट होता है 31 मार्च
और मैंने अप्लाई ही किया था फरवरी के समय में, और उस समय कुछ कागजात जो इस संस्था के सचिव हैं, लगातार मेरी बात हो रही थी तो कुछ पेपर्स का प्रॉब्लम था, लेकिन संस्था ने, कंपनी ने मुझे इस बात को एश्योर किया कि हम लोग बोर्ड में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, CSR कमेटी से इसको पास करा के बोर्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, कागज आते रहेगा, हम प्रोसेस आगे करते हैं। क्योंकि अभी भारत सरकार ने जो थोड़ी बहुत चेंजेस की है, भारत सरकार की कोई भी उपक्रम बिना जैम के खरीद नहीं सकते, तो कुछ टेक्निकलिटीज है, अब चूंकि देश की सरकार अपने अपने तरीके से चलती है, लेकिन एक जो विजन है वर्तमान प्रधानमंत्री का वो बहुत क्लियर है। देश में 52 माफ कीजिएगा 63 सरकारी उपक्रम है, सबको लिखित रूप से इंस्ट्रक्शन है, हेल्थ और एजुकेशन के अलावा CSR का एक भी पैसा बाकी कहीं नहीं जाता। तो आप कुछ भी खर्च बना के, पहले होता था कि जो गया उसके NGO को कैश मिलता था, आज हम चाह के भी हम किसी NGO को कैश में नहीं पैसा दिला सकते, क्योंकि कैश का क्या इस्तेमाल होता था बाकी सब लोग जानते हैं, हम सभी लोग यहाँ हैं, हम लोगों को पता है कि रुपया आता था तो रुपया का खर्चा कहाँ होता। लेकिन अब सरकार ने तय कर दिया है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आप कंप्यूटर लीजिए, आपको लोगों के लिए इलाज करना है तो एक्सरे मशीन लीजिए, MRI मशीन लीजिए, आप काइंड्स लीजिए और वो काइंड लोगों के हित में काम करे, ऐसा प्रपोजल बनाइए। और संस्था का अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो भारत सरकार आपके साथ है। और आज हम जिस प्रदेश में है, यहाँ स्थिति क्या है, 10-10 करोड़, 12-12 करोड़, 5-5 करोड़ का दुर्गा पूजा होता है, उसको सरकार 60,000 से 70,000 बढ़ा उसका अनुदान दे रही है। क्या उस पैसे का वहाँ जरूरत है? हर दिन इलेक्ट्रिक सप्लाई का कीमतें बढ़ रही है, और वहाँ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो 7-8-10 दिन में इस्तेमाल होगा वो सिर्फ 2 रुपया यूनिट में दिया जा रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस जो है, अगर आप डेवलपमेंट का आपका ओरिएंटेशन है, आप टुवर्ड्स सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, तो आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप इसी तरह से खैरात बांटते रहे तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने जो श्रीलंका की स्थिति देखी वो देश की किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इसलिए सब्सिडी जरूरत है, लेकिन सब्सिडी कहाँ पहुँच रही है इसकी निगरानी की भी आवश्यकता है। सब्सिडी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 2-2 लाख 4-4 2-2 लाख करके पिछले 5-7-10 वर्षों में जिन क्लबों को दिया गया, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई देख रेख नहीं कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। कुछ ने उसका अच्छा काम किया, मैं जानता हूँ ऐसे कुछ संस्थाओं को जिन लोगों ने कुछ ने बहुत अच्छे जिम बनाए, लेकिन बाकी का क्या, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग 2 तल्ला हो गया, कहीं 3 तल्ला हो गया, कुछ लोगों ने किताब भी खरीदी, लेकिन कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका नहीं है। अभी कुछ डोनेट करेंगे सरकारी তাদের CSR ফান্ড আছে, এই অর্গানাইজেশন যারা আজকের এই প্রোগ্রামের উদ্যোক্তা তারা তাদের কাছে নিজের প্রপোজাল জমা দিয়েছিল এবং সেই কোম্পানি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ইউ আর বিং মডেস্ট যে আপনি আপনার ক্রেডিবিলিটিটা আপনি বলছেন না যে আপনি Why should I take the responsibility? আমি বলিনি, যা করেছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে সিস্টেম আছে তাতে 3টে জিনিস দরকার। যে অর্গানাইজেশন যাদের কাছে 80G আছে, যাদের কাছে 12A আছে এবং CSR 1 আছে। CSR 1 প্রোভাইড করে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, 12A অ্যান্ড 80G এই দুটো সার্টিফিকেট প্রোভাইড করে ইনকাম ট্যাক্স অফ ইন্ডিয়া, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তো তার ডিউ প্রসেস আছে, তার জন্য 3 বছরের অর্গানাইজেশন যারা নিয়মিত, যারা প্যান কার্ড হোল্ডার আছে, যারা নিয়মিত রিটার্ন ইনকাম ট্যাক্সের ডিপোজিট করেছে, নট অনলি প্রতি মেনশন। পশ্চিমবঙ্গের ক্লাবগুলো পরিচালনা হয় সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের রিটার্ন জমা করার যে প্রসেস তার হচ্ছে শুধুমাত্র প্রতিমেনশন, কিন্তু ভারত সরকারের বা বিভিন্ন NGO
ভারতের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা বড় কর্পোরেটের যদি নিতে চায় কোনো সংস্থা, সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে 12A 80G পেতে হবে এবং একই সঙ্গে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা যে সুবিধা CSR 1 সেই সার্টিফিকেটটা নিতে হবে। তার সরি আপনাকে একটু থামাচ্ছি, এই যে আপনি আজকে যেটা বললেন এরকম কি সামনে আর আপনি ভুল করছেন, আমি কিছু বলিনি, করেছি। নেক্সট কিছু কি আরো কিছু করার এরকম প্ল্যান আছে? আপনাদের কিছু প্ল্যান আছে? দেখুন, আমার কাছে আমার কোনো প্ল্যান নেই। প্ল্যান এনার ছিল, তিনি ওই কোম্পানিকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন, আমি ডিরেক্টর থাকার সুবাদে আমি চেষ্টা করেছি। সরি, দেখুন গাড়ি সববাহী গাড়ি আছে, অতীতে আপনারা দেখেছেন সববাহী গাড়িগুলো থাকে যে সববাহী গাড়িটার মধ্যে মানে পরিবারের লোকজনদের বসার স্পেস থাকে না। এই যে গাড়ি, এটা অভিনব, যারা এটা তৈরি করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারবো না আমরা। কারণ ডেড বডির সাথে বাস্তব হলেও একটা মনের মধ্যে মানুষ একটা ভীতি থাকে, ডেড বডি কেউ ছুতে চায় না, কেউ ভয় পায়, কেউ ঘেন্নাও করে, এটা বাস্তব, এটা স্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। তো সেক্ষেত্রে এরকম একটা জায়গা, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে একটা ভীতি থাকে। আমি জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন করছি না, কাউকে ছোটো করছি না। তো সেক্ষেত্রে এই ডেড বডিটা একদম পৃথক রাখা যাবে এবং গাড়ির মধ্যে 8 থেকে 10 জন বসে 1000 কিলোমিটার 2000 কিলোমিটার জার্নি করতে পারবেন, তার কোনো রকম অসুবিধা হবে না। কমপ্লিটলি এয়ার কন্ডিশন গাড়ি। আমি আমার জীবনে এই রকম সববাহী গাড়ি দেখিনি। এই গাড়ির পরিষেবা কি মূলত কলকাতায় না কলকাতার বাইরেও পায়? যারা চালাবেন, উত্তর কলকাতা জনহিত সংকল্প যে সংস্থার এই গাড়ির মালিকানা হয়ে গেল আজ থেকে, এরা ঠিক করবে যেটা কোথায়